पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस की अहम समाअत, चंद इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल जज साहिबान की। उसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान, उन्होंने क्या नुकात उठाए, इस हवाले से प्रोग्राम में बात भी करेंगे आगे चल के कि ये मामला अब जाता हुआ किस तरफ नज़र आ रहा है। इंतहाई अहम समाअत थी आज की भी और बहुत ही अहम पॉइंट्स वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, जो सेनेट इंतखाबात है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेपर्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है और उसमें सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए हैं और वजह यही जो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है, एक कंप्लेंट फाइल करने जा रही है और वो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें पंजाब हाउस के उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, जिस वजह से कि उनके पेपर्स फ़िलहाल रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वो अमाउंट देते हैं नहीं देते और आगे क्या मामला है इस पे भी बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक खबर के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब इंतकाल फरमा गए। एक सियासी वर्कर और वो सियासी वर्कर जो कि अपनी कमिटमेंट्स पे हमेशा खड़ा रहा, अपनी क़यादत के साथ खड़ा रहा, वक्त आने पे जिस तरह वर्कर्स की कुर्बानी दी जाती है, मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो से भी हाथ खो बैठे, लेकिन कभी अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं की, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई भी एतराज़ नहीं उठाया, कंप्लेन इस हवाले से नहीं की और जो भी आइडियल्स थे उनके साथ खड़े रहे। और उन सियासतदानों में इनका शुमार होता है जो जिनको कहा जाता है कि लिटरेचर के साथ उनका लगाव है, क्योंकि आजकल की जब आप जनरेशन को देखते हैं, जो ट्विटर और फेसबुक की जिस तरह की जनरेशन है और जिस तरह का लहजा और लिटरेचर का दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगता यार कोई पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है। तो ये उस जनरेशन में से जो कि पाकिस्तान में बड़ी कम होती जा रही है कि जो हर दफ़ा कोई ना कोई हवाला देते थे, लिटरेरी हवाला देते थे और बड़ा सटल तरीके से अपना पॉइंट इस्टेब्लिश करते थे और उनका इंतकाल हो गया। एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तानी सियासत के लिए भी, और जो उनके नाकदीन है, सख्त तरीन नाकदीन भी हैं, उन्होंने भी आज इस कमी को महसूस भी किया है। इस पर भी बात करेंगे। मैं नाज़रीन अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफा नवाज खोकर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। और कुछ ही देर में हमें उम्मीद है, क्योंकि लाहौर से चले हुए हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर इलेक्ट, उन्होंने कहा था कि पहुंच जाएंगे लेकिन अभी उनका फ़ोन बंद है। अब रास्ते में उम्मीद है कि अगर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया तो वेल एंड गुड, तो उनको भी शरीक करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक अहम बात भी, क्योंकि सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे पूछेंगे कि ये इलेक्शन जो होते हैं इसमें इलेक्ट कैसे होते हैं। और 2018 में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में 6 वोट्स होने के साथ साथ उन्होंने 2 अपने सेनेटर बाकायदा तौर पे इलेक्ट करवा लिए, एक और सेनेटर के 3 वोट इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिए, नहीं तो एक और कारनामा शायद हो जाता। 3 सेनेटर 6 सीटों पे, तो वो विनिंग फार्मूला क्या है उस हवाले से कोशिश करेंगे कि वो फार्मूला पूछेंगे, क्योंकि क्या वही फार्मूला 2021 में एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं, वो भी करेंगे। लेकिन मैं आज नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब की याद में, उनकी चंद अच्छी अच्छी बातें वो क्या की थी और शायराना अंदाज में। आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, एक सियासी वर्कर, एक सेनेटर जो अपने आइडियल्स के साथ आखिर दम तक खड़ा रहा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। हम कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊँ, जो आज की इंतहाई अहम कार्रवाई हुई उसमें ऑनरेबल जज साहिबान के और एडवोकेट जनरल्स के जो कमेंट्स आए वो आपसे शेयर करते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि वोट डालने का अमल खुफिया होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने अदालत को बताया कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सजा नहीं, जिसने पार्टी के खिलाफ वोट देना है खुल कर दे, सजा सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि आर्टिकल 59(2) में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं, आइन का आर्टिकल 59(2) सेनेट के हवाले से है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत वजीर आजम और वज़ीर आला के अलावा हर इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन का कहना था कि आर्टिकल 59 और 226 को मिलाकर पढ़ना होगा। उनका मजीद कहना था कि खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल किया कि क्या कभी सेनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था
कि आइन बजाते खुद भी एक सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। पार्लियामान में करारदादें मंजूर होती रहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने करारदादें भी अदालत को दी हैं। चीफ जस्टिस गुलजार का मजीद कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि पार्टी लाइन के खिलाफ वोट सामने आने पर इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर सकेगा। पैसे का लेन देन ना हुआ तो बात ही खत्म हो जाएगी। इंतखाबी अमल में करप्शन पर इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस गुलजार का कहना था कि पैसा चलने के शवाहिद सामने आए तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास बैलेट पेपर से अच्छा सबूत कोई नहीं हो सकता। बादियुन नजर में कोई सबूत हो तो वोटों का जायजा लेने का इख्तियार होना चाहिए। एडवोकेट जनरल सिंह का कहना था कि रिश्वत और वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन एक्ट के तहत जुर्म है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि वोट का जायजा लिए बगैर जुर्म कैसे साबित होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि सिर्फ रकम की अदायगी मसला नहीं, वो किसी भी मद में हो सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन की ऑब्जर्वेशन थी कि वोट को खुफिया रखकर जुर्म की हौसला अफजाई करने वाली बात है। एडवोकेट जनरल सिंह ने सवाल किया, किसी का वोट देखने से कैसे पता चलेगा कि उसने पैसा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक और सवाल किया कि क्या मखसूस नशिस्तों पर होने वाला इलेक्शन आइन के तहत होता है। एडवोकेट जनरल सिंह का कहना था कि इलेक्शन आइन के तहत ही होता है, लेकिन मखसूस नशिस्तों पर तरीकाकार मुख्तलिफ है। उनका मजीद कहना था कि मखसूस नशिस्तों पर खुफिया वोटिंग नहीं होती, सियासी जमातें नामजदगियां करती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग नहीं होती, फिर भी उसे इलेक्शन कहा जाता है। चीफ जस्टिस गुलजार ने सवाल किया कि खुफिया राय शुमारी का इतलाक मखसूस नशिस्तों पर क्यों नहीं होता। एडवोकेट जनरल सिंह का कहना था कि आर्टिकल 226 की ऐसी तशरीह नहीं की जा सकती कि आइन में तरमीम का तासुर मिले। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने अदालत को बताया कि दुनिया भर के इंतखाबी अमल में करप्शन होती है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन की वीडियो भी सामने आ चुकी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कहना था कि वोट को खुफिया रखने का अमल पोलिंग स्टेशन तक महदूद है। इलेक्शन कमीशन आज तक शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सका। और यह समाअत नाज़रीन कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गई है, 10:30 बजे तक बिल्कुल, और कल शायद 1 घंटे की समाअत इस हवाले से होगी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, इतना बड़ा सवाल है, इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तरीक़ाकार क्या। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें तो वहाँ पीपल्स पार्टी के 6 वोट से MPS है, लेकिन सीटें माशाल्लाह 2, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? उसी तरह जिस तरह सरवर साहब पंजाब में PTI के कम वोट थे, इलेक्ट हो गए, अब माशाल्लाह गवर्नर हैं। जो आज की ऑब्जर्वेशंस आपने पढ़कर भी सुनाई, बड़ी रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, फाजिल जज साहिबान की। इसमें ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हम कोई राय नहीं कायम कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुतवक्किल फैसला है, ये एडवाइस है, वो किस सिमत में होगी। अमूमन सारी जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है वो मामले को समझने के लिए और उसमें एक समझ बूझ में बेहतरी लाने के लिए होती है। तो उसमें अभी इतनी मुतजाद पिछले 2-3 दिन से ऑब्जर्वेशंस और लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है कि उससे हम ये अखज़ नहीं कर सकते कि इवेंचुअली फैसला या जो एडवाइस है वो किस तरफ होगी। जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट के सामने बेसिकली जो क्वेश्चन है कि ईदर या तो सेनेट का इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द लॉ है। अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर आपको उसके अंदर तरीक़ेकार में तब्दीली लेके आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, और अगर अंडर द लॉ है तो हुकूमत ऑलरेडी एक ऑर्डिनेंस लेकर आ चुकी है। मेरे ज़ाती ख्याल में आर्टिकल 226 अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अंडर द लॉ है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो फिर आर्टिकल 226 कंप्लीटली रिडंडेंट हो जाता है मेरे ज़ाती ख्याल में। तो अब बाहर तौर देखते हैं कि इसमें क्या फैसला आता है और हुकूमत अहम सवालात हैं। बिल्कुल, इसमें सेनेटर जावेद भाई साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल जवाब अपनी जगह और इंतहाई अहम डिबेट। तो अभी तक जो तरीक़ाकार है, बहुत से लोगों को वो पता भी नहीं होता कि जी क्या तरीक़ाकार है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक तजवीज़ दी कि जी बैलेट पेपर जो है उस पर बार कोड लगा देना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए और जब ज़रूरत हो तो पता लग सके कि किसने कौन सा वोट डाला। आप समझते हैं कि इससे जो वोटों की खरीदो फरोख्त है वो रुक सकती है? और ये क्या फार्मूला होता है? गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का जिक्र किया, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने,
खैबर पख्तूनख्वा की हमारे पास एग्जाम्पल, और ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, बलूचिस्तान से भी एग्जाम्पल्स हैं। बल्कि अभी रिसेंट में तो एक अब्दुल कादिर साहब हैं, MPS बजिद हैं कि जी उनको हमने सेनेटर बनाना ही बनाना है। पहले PTI ने कोशिश की, अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी कर रही है और उनको पता ही नहीं है कि वो किस जमात के। तो ये फार्मूला क्या होता है कि कम वोटों से आप फिर भी सेनेटर बन जाते हैं, और ये जो कोर्ट का कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब, वो पॉसिबल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, फार्मूला एक ही है। फार्मूला वही है कि जो इलेक्शन होते हैं और जिन जमातों की ज़्यादा वोट हों या वोटर्स हों या MPs हों या दूसरी जमात के कुछ लोग अगर चाहें तो उस कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना ही ये कोई डिफेक्शन क्लास में आता है। तो वोट तो MPs का इसीलिए सीक्रेट भी रखा गया और इसीलिए इस पर डिफेक्शन भी नहीं है कि MPs के ज़मीर के ऊपर छोड़ा गया है या यहाँ फेडरल में मैंडेज के ज़मीर पर होगा कि वो जिस टाइम वोट दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये ज़रूर रही है कि जब भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से ऐसी आवाज़ आई हैं जिन्होंने सेनेट पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए गए या उठते रहे। अब इसके लिए एक मैकेनिज्म तो ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए था, होना चाहिए था। हम सब भी कह रहे थे, हुकूमत एकदम ये मामला लेकर चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक रेफरेंस फाइल कर दिया है। उन्होंने कहा कि आइन की आर्टिकल 226 के नीचे जो है क्या ये इलेक्शन सेनेट के हैं या नहीं है, इस पे उनकी ओपिनियन चाहिए था कि वो अपनी एक जजमेंट दें और उसके नतीजे में फिर कोई लेजिस्लेशन हो। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं करती, वो इस आर्टिकल की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करती, मेरी जाती राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आर्टिकल की मौजूदगी में ये नहीं कह सकती या नहीं कहेगी कि ये इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट पेपर के अलावा किसी और तरीके से हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये पार्लियामान जाए और इस मामले को देख ले, क्योंकि ये आर्टिकल बड़ी क्लियर है। लेकिन बहरहाल फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जब तक उसकी जजमेंट नहीं आती ये सारे मफरूजे हैं। और आज आप देख लें कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। पंजाब से 4 लोग जो हैं, 2 हमारी जमात के और 2 जो PTI के लोग हैं, वो ऑलरेडी अनअपोज हो गए हैं और वो इलेक्ट हो गए हैं। अभी आपने कहा कि आपके साथ एक शायद सेनेटर साहब अभी प्रोग्राम करने के लिए भी आ रहे हैं। तो अब ये प्रोसेस आगे चला गया है, ये प्रोसेस शुरू हो गया है। इसके लिए मैं समझता हूं कि जो हमेशा से जो रवाइज प्रोसेस है उसी के जरिए शायद ये इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे। लेकिन इस बात पे आइन की अगर हुकूमत की नीयत ठीक होती या हुकूमत वाकई इसमें तब्दीली करना चाहती, उसके लिए एक ही तरीका कार है कि वो पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के पास है। बिल्कुल ठीक है, लेके आए। राइट। अच्छा, पाकिस्तान में आपकी मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक है, आपकी जमात इलेक्शन कमीशन भी चली गई है और उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया कि जनाब जो वीडियो सामने आई हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये तहकीकात तो होंगी, तो क्या ये पता लग सकता है कि कौन से सेनेटर इलेक्ट होकर आए हैं इस पैसों के लेन देन के चक्कर में? और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ रहा है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, अगर उससे हट के कोई चीज सामने आती है तो उसकी प्रोब होनी चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं की थी। तो अब आप लोग जब ये प्रोब डिमांड कर रहे हैं तो आपको अंदाजा है कि हमेशा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस फाइल हुए हैं वो नून लीग ने किए हैं, और इवन गिलानी साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, तो इसका भी इवेंचुअली हिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाके लगेगी आपकी इस एप्लीकेशन की। देखो, कुछ पुरानी बातें जो मेहरबानी करके आज आप हमारी वो न करें। हम एक जमाना था कि हम आप पाकिस्तान पीपल पार्टी और हमारा आमना सामना रहा है। सेनेटर साहब, ये तो अभी आपने इलेक्शन कमीशन में फाइल की एप्लीकेशन। मैं आता हूँ जी, उस पर आता हूँ। जो पुरानी बात आपने कही है गिलानी साहब और हमारे, हाँ ये हमारे आपस में जरूर सियासी इख्तिलाफात रहे, लेकिन आजकल हम PDM के प्लेटफॉर्म पे एक है और इंशाल्लाह गिलानी साहब हमारे कैंडिडेट है। और ये पुरानी बातें जो इस वक्त रास्ते में नहीं आएंगी। ये हमने जरूर चाहते हैं कि जितनी भी ये वीडियो इनके फॉरेंसिक जो है लैब में भेजा जाए, पता चलाया जाए कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन्होंने पैसा दिया और किन्होंने पैसा लिया है, और उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके नाम, न सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। अच्छा, अगर हमेशा के लिए बिल्कुल सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, वीडियो में जो लोग नजर आने वाले हैं, अगर वो खुद ये गवाही दे, हाँ जी ये मैं बैठा हूं और ये पैसे हैं, मैंने इतने पैसे लिए, तो फिर वो गवाही काबिल कबूल होगी? नहीं, देने वाले का भी तो पता चले ना कि ये जमीन बेचे। तो बहुत सखी लोग आ सकते हैं, देने वाले कहां से सामने आएंगे? वो सखी लोग होते हैं, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगना चाहिए कि हम इतने सखी लोग हैं कि हमने जिसको पैसे दिए हम क्यों बताएं कि जी हमने एक हाथ से मदद की है, दूसरे हाथ को पता ही ना लगेगी। तो ये सिलसिला कार है। नहीं, ये जुर्म है और इस जुर्म में दोनों शरीक हैं, कोई भी अगर है
लिहाजा ये जरूर पता चलना चाहिए किसने खरीदे, किसने बेचे, ये खरीदार मंडी क्यों लगी है, ऐसी नहीं लगनी चाहिए। तो ये अगर इसमें सच्चाई सामने आ जाए, और बेशुमार लोग कहते हैं कि ये वीडियो भी ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि ये वीडियो जो है इसको मिलाकर बनाया गया है, ये डंपिंग हुई है या कोई और मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाए, हमारी ओरिजिनल वीडियो नहीं है, तो इसके लिए फॉरेंसिक इसका जरूर कराना चाहिए। जिनकी वीडियो है वो नहीं कह रहे, ये बाकी लोग कह रहे हैं। जी अर्शद साहब, जिनकी वीडियो है वो तो इकरार कर रहे हैं कि हाँ वीडियो में। मैं इस पे आता हूं, दोबारा इस टॉपिक पे आता हूं। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे पता लगा कि अभी आप मोटरवे पे, एक तो सेनेटर इलेक्ट होने की आपको मुबारकबाद, और सवाल यही है कि ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, पहले तो एक सिलसिला चलता आ रहा था, अब जितनी चीजें और मामलात सामने आए हैं, ये कैसे पता लगेगा, वो मैकेनिज्म क्या है, इलेक्शन कमीशन क्यों वो मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करके नहीं बता देता कि जनाब अगर ये वोट बिके तो हम पता कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के जरिए, ये पॉसिबल है? जी मेहरबानी बहुत आपकी, शुक्रिया, मुबारकबाद का। इस तरह है कि मैं इसको 3 हिस्सों में देखता हूं। पहला हिस्सा ये है कि प्रिंसिपल या असूल क्या है, क्या सीक्रेट बैलेट्स होने चाहिए या क्या इसको ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। ये बहुत डिबेट होती रही है पूरी दुनिया में, और हर मुल्क जो है अपनी तारीख के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो फैसले करता रहा है। हमने देखा है कि सेनेट के मामले में बदकिस्मती से हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें काफी हद तक ये शको शुबात आए हैं कि कोई ना कोई धांधली हुई है, कोई पैसे एक्सचेंज हुए हैं और पैसों के बिना पर सेनेट की सीटें खरीदी गई हैं। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मेरी नज़र में तकरीबन सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ख्याल है कि हमें पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए सीक्रेट बैलेट से हट के इसको ओपन बैलेट या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि जो भी वोटर है उसकी एमपीए की वोट की तस्दीक हो सके कि वो किसको वोट किया गया है। ये ओपन बैलेट की एक तरफ हम जा रहे हैं। हमने मुत्तफिक है पूरी पॉलिटिकल पार्टीज या कम से कम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कि कुछ ना कुछ हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये तो प्रिंसिपल या असूल की बात हो गई। दूसरा इशू है कि अगर ये असूल ये है तो फिर क्या तरीकेकार होना चाहिए, क्या ये आइन में तरमीम करने की जरूरत है या हमें आम कानून के जरिए हम ये तरमीम ला सकते हैं। बिल्कुल, ये डिबेट चल भी रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है, अभी भी वोट बिक रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है 50 से 70 करोड़ बलूचिस्तान में आज भी रेट चल रहा है। तो पंजाब में सुना है कोई फोन शून पे भी बात मुक रही है। केपीके के हवाले से आपके इल्म में कोई चीजें आई हैं इस हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की आप उससे एग्री करते हैं कि ये चीजें हो रही हैं? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोग आज भी इस्लामाबाद में बैग नोटों से भरे लेके बैठे हैं, तो ये सिलसिला आज भी चल रहा है। जी देखें, अब अगर कोई कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस तरह की पोजीशन है तो फिर जरूर उसमें सच्चाई होगी। इसीलिए फैसला ये हुआ है कि इसको ओपन बैलेट होना चाहिए सीक्रेट बैलेट के बजाय। हालांकि सीक्रेट बैलेट एक नॉर्म है, एक नॉर्मल चीज है, लेकिन उसे हट के ओपन बैलेट की कोशिश हो रही है। अच्छा, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं, आपसे जान लेते हैं कि 226 अभी सेनेटर मुस्तफा खोके भी कहते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आर्टिकल 226 में डिफाइन किया गया है, अभी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होना है या बाय लॉ होना है, तो आपके ख्याल में ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या बाय लॉ है? ये उसी पे मैं आ रहा था कि एक बार आप असूल तय कर लें कि वाकई ही ओपन बैलेट होना चाहिए, तो फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए होना चाहिए या उसको आम कानून के जरिए होना चाहिए अमेंडमेंट करके। ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दोनों तरफ की डिबेट चल रही है, बड़े जोरों शोर से डिबेट चल रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली फैसला करना है कि इसकी तशरीह डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला होगा कि क्या आइन की तशरीह है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो फिर तो एक मामला मुख्तलिफ तरफ चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं ये आम कानून के जरिए हो सकता है तो फिर एक ऑर्डिनेंस आ चुका है और उस ऑर्डिनेंस के जरिए ये एक मैकेनिज्म भी
बता दिया गया बिल्कुल है। ठीक है, वो ऑर्डिनेंस भी आ चुके हैं, ऑर्डिनेंस चैलेंज भी हो जाते हैं अदालतों में, और आपको पीपल्स पार्टी को तो एतराज नहीं है इस ऑर्डिनेंस पे? ऑर्डिनेंस चैलेंज भी हो जाते हैं और ऑर्डिनेंस डिसअप्रूव भी हो सकते हैं बाय ईदर ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन के साथ। तो उसमें और चैलेंज गालिबन अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने इसको चैलेंज करने का फैसला किया भी है और कुछ ने ऑलरेडी कर भी दिया है। लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन ये है कि एक पहले स्टेप पे हुकूमत चली जाती है एडवाइस मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट। अभी वहां पर एडवाइस आई नहीं और हुकूमत आईनी तरमीम लेकर आ जाती है। आईनी तरमीम अभी पास करा नहीं पाते तो फिर एक ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। तो हुकूमत का जो अपना जो रवैया रहा है वो रवैया कन्फ्यूजन का रहा है कि वो खुद भी क्लियर नहीं है कि आया, अगर पहले शायद उनका ख्याल था कि आईनी तरमीम की जरूरत है इसीलिए आईनी तरमीम लेकर आए, फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं ये तो शायद हमारी कन्फ्लिक्टिंग है पोजीशन से, फिर इसलिए वो एक ऑर्डिनेंस ले आए कि अगर अंडर द लॉ डिक्लेयर करती है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है तो फिर ये ऑर्डिनेंस इन प्ले आ जाएगा। तो बाहर तो और एक कंफ्यूजन है हुकूमत के रैंक्स में, लेकिन अल्टीमेटली देखते हैं कि इसमें फिर सुप्रीम बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, सेनेटर अली जफर साहब आपसे ही जान लेते हैं, सेनेटर इलेक्ट अली जफर साहब आपसे जान लेते हैं कि ये जो मामला है कंफ्यूजन है, आप माशाल्लाह अब सेनेटर इलेक्ट हो गए, सेनेटर बन जाएंगे, और अगर आप लॉ मिनिस्टर होते तो ये कंफ्यूजन तो ना होती। देखिए, दो तीन चीजें हैं। इसको अगर आप आईनी तौर पे देखें, क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो करना है, लेकिन उसको साइड पे करते हुए अगर आप आइन को देखें तो आर्टिकल 226 में ये लिखा है कि जो इलेक्शन आइन के तहत होगा वो सीक्रेट बैलेट से होगा, और जो इलेक्शन आइन से बाहर है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 270 बी जो है वो कहता है इलेक्शंस टू बी डीम्ड टू बी हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल अभी एनफोर्स्ड है, इन प्ले है, इज इट पार्ट ऑफ द बुक्स? और उसमें तो इलेक्शंस जो हैं, द इलेक्शंस हेल्ड अंडर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, वो इसमें डिफाइन कर रहा है। सो इज दिस आर्टिकल 270 बी स्टिल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? जी, मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में अपनी ओपिनियन दे देता हूं आइन के ऊपर। आइन में जो इलेक्शन आइन के नीचे है वो सीक्रेट बैलेट से होगा, जो इलेक्शन आइन से बाहर है वो आपका 226 आ गया कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो सीक्रेट बैलेट से होंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से इलेक्शंस होने हैं वो 270 बी डिफाइन कर रहा है। मेरा सवाल है, बल्कि अब ब्रेक के बाद मैं आपसे दोबारा पूछ लूंगा, वक्फे पे जाना है, कि 270 बी आज इन प्ले है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या कि ये लैप्स कर गया है? तो मैं ब्रेक के बाद अपने पैनलिस्ट से इस सवाल जानेंगे, और फॉर्मूला क्या है, विनिंग फॉर्मूला क्या है, इस पे थोड़ी सी इन डेप्थ जाके बात करेंगे कि अगर 6 एमपीएस के साथ आप 3 सीटें जीतने के करीब कैसे आ जाते हैं और 2 तो पक्की कैसे होती हैं, और यही फॉर्मूला पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में कैसे एप्लीकेबल होगा? क्या 2021 में भी यही एप्लीकेबल होगा? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आपसे भी जान लेता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मेरा आज इसी तरह आया कि बिलावल साहब ने कहा कि जी ये सारे वोट खरीदने वाले पीपल्स पार्टी वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और सारे पैसे देने वाले भी वही, और अपोजिशन पे इल्जाम। मुझे लगा कि ये जो आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन आज फाइल किया ना, उस वजह से बिलावल साहब ने ये बात की, और स्पेसिफिकली क्या बात की जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे ये स्पेसिफिक सवाल पे आता हूं। जी अदील राजा साहब, कभी आप अगर जी वो इंतखाबात की वजह से इतने परेशान हो चुके हैं कि हर इदारा को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। कभी वो बंदूक इलेक्शन कमीशन के कंधों पे चलाना चाहते हैं, कभी वो बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कंधों से चलाना चाहते हैं, और किसी न किसी से सेनेट इलेक्शन में धांधली करवाना चाहते हैं। मगर जब तक हम जमहूरी कोर्टें मौजूद हैं, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो सेनेट इंतखाबात में धांधली करे। किसी को हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो चोर दरवाजों से नियाजी को, सिलेक्टेड को सेनेट में अक्सरियत दिलवाया जाए।
अब चोर दरवाज़ा तो सीक्रेट दरवाज़ा होता है, छुपा हुआ दरवाज़ा होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो वीडियोस आई हैं इस पे भी शायद फोटोशॉप हुआ है। क्या कहा, आइए देखते हैं। जब हम मुतालबा करते हैं कि आईन के मुताबिक इलेक्शंस करो, कानून के मुताबिक इलेक्शंस करो, तो फिर ये वीडियोस आ जाते हैं मीडिया में, फोटोशॉप वीडियोस आ जाता है मीडिया में। और मेरा समझ से बाहर है कि उन वीडियोस में क्या दिखा जा रहा है कि पीटीआई का पैसा पीटीआई के रहनुमा को दिया जा रहा है ताकि वो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दो, और वो किसी तरीके से अपोजिशन पर इल्जाम बनता है। ये सब कुछ साजिश है, सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ भी साजिश है। जी नाज़रीन, और बड़ा अच्छा सवाल उठाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स इलेक्ट करो। पॉलिटिकल आर्गूमेंट की आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब हमने सेनेट के नंबर्स इसके बाद निकाल के देखे तो पता लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ 6 सीटें थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और एक अगर ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब को ही मिला लें तो 7 कर लेते हैं। 7 सीटों पे भी एक सेनेटर नहीं बनता था, लेकिन माशाल्लाह 2 सेनेट की सीट्स इस पर बाकायदा तौर पर निकाली। एक वुमेन सीट पे रुबीना खालिद साहब आई, और उसके बाद बहरामन तंगी साहब जो कि एक डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर हैं, और वो यकीनन उन्होंने सीटें नहीं खरीदी लेकिन वो भी इलेक्ट हो गए। और फैसल सखी भट्ट साहब, उनके जो 3 वोट वगैरह रिजेक्ट हुए उसका फायदा भी तंगी साहब को हुआ, तो तकरीबन 3 सीटें निकालने में कामयाब होगी। अब ये जो स्कीम थी सारी जो 2018 में नाज़रीन हमने आपको दस्तावेज दिखाया था, उसके मुताबिक टोटल 30 एमपीएस को बाकायदा तौर पे अप्रोच किया गया था। 1 अरब 60 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए थे, जिसमें QWP के 3 लोग थे, और हमने देखा सुल्तान लॉ मिनिस्टर साहब QWP से थे, वो उसमें आए और फिर उन्हें वीडियो में भी नजर आए और ओहदे से फारिग भी हो गए। बाकी NP के एक साहब थे, और बड़ा साइंटिफिकली ये सारा काम हुआ था। तो अब जिन लोगों पे कहा जा रहा है कि जी फोटोशॉप वीडियो है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली शाह बाचा साहब उसमें नजर आ रहे हैं, और बड़े उसमें एतमाद से कहें हाँ जी ये मैं हूं सर। पैसों पे उन्होंने कहा कि शायद ये किताबें क्या कहा, आइए देखते हैं। ये मैं बैठा हूँ, ये मैं अभी ये आप चेक करें, क्लोज कर ले, ये पैसों की गड़ियां नहीं है। ये भी मुझे क्या पता क्या है कि वो किताबें भी हो सकती है और चीज भी हो सकती है। जी नाज़रीन, और फिर उबैदुल्लाह मियार साहब, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पैसे जो पड़े ये 1 करोड़ रुपए हमने वसूल किए। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। आपको अमाउंट कितना दिया गया था? 1 करोड़ दिया था सर। कहाँ ये पैसे दिए गए थे? स्पीकर हाउस में दिए गए थे। स्पीकर हाउस में दिए गए थे, और दिए किसने थे पैसे? पैसे सेनेटर फिजा अहमद खान ने। जी, और काशिफ अब्बासी साहब को भी उन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो तो देखी होगी आपने? बिल्कुल देखिए जी हाँ। माशाल्लाह काफी सारी दथियां पड़ी हुई है सामने। बस 1 करोड़ रुपए है सर। 1 करोड़ रुपए हैं। और बहरामन तंगी साहब उन्होंने बताया कि हाँ जी मैं वोट मिले मुझे, और किस वजह से मिले। और बहरामन तंगी साहब पे सवाल नहीं है, सवाल इसके बाद आएगा। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा किन साथियों ने वोट दिया है? जिन साथियों ने अपने नाम बताया। तो ऐसा नहीं होता है कि आप अपना कंपेन करते हैं, वोट तो बैलेट जो सीक्रेट बैलेट होता है, यही तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है कि वो अपनी जमीन के मुताबिक आपको वोट देते हैं। यही तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, लोग ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं। अब आपने सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप चलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि इसकी तहकीकात हो। बेनिफिशरी जो हमें नजर आ रहा है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे के नजर आ रहे हैं कि अपने, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी है कि अपनी रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा उन्होंने सीटें ली। तो आप चाहते हैं कि इनके ये 2 सेनेटर्स डिसीट हो जाएं जो कि आए थे केपी से 2018 इलेक्शंस के नतीजे में? जी, मैं आपके सवाल के जवाब से पहले अली जफर साहब आए हैं, मैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मेरे दोस्त भी हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो अनअपोज इलेक्ट हुए, और मुझे यकीन है कि उनके आने से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी। वो माहिर एक वकील भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, और बड़ा हमने अच्छा वक्त भी इकट्ठा गुजारा, तो मुझे उनके आने की बड़ी खुशी है, तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये जो बात हम बिल्कुल नहीं चाहते, और ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पैसे दिए हैं, ये कभी कोई चीज सामने नहीं आई है। मैंने ये तो नहीं कहा, आप देखते हैं ना कि बेनिफिशरी कौन है। कोई भी प्रोसीड्स होती हैं क्राइम की, उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का बेनिफिशरी कौन है? एन मुमकिन है कि सारी जब फोरेंसिक ऑडिट और सारी चीजें सामने आ जाएं तो पता चले कि इन्होंने बिल्कुल ही पैसे नहीं दिए थे। पैसे भी तहरीक इंसाफ वालों ने दिए थे, एमपीए भी उनके थे, बेके भी वहां ही है। तो ये इसका अभी तक कोई असाब नहीं लगाया जा सकता, और ना ही हम किसी पे भी इल्जाम लगाते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये वीडियो सामने आई है,
इसका पता चलना चाहिए कि ये वीडियो किस घर की है, किन्हों ने बनाई है, कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, किन्हों ने पैसे दिए और किन्हों ने लिया है। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और न सिर्फ ये कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हें कुछ सजा मिलनी चाहिए, जितने लोग इसमें शामिल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका केस भेजना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आर्गुमेंट है, मॉरल हाई ग्राउंड सौदा ना कर सकें। बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। आप भी सपोर्ट करते हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का ये आर्गुमेंट कि फोरेंसिक होना चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं वो आइडेंटिफाई होने चाहिए और उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ये कार्रवाई आगे लेके चलनी चाहिए? देखिए, ये तो मैटर्स ऑफ एविडेंस है और किसी भी प्रॉपर फोरम के ऊपर इनको एजुकेट तो होना चाहिए, लेकिन गुजारिश ये है कि सारे माहौल में ये जो अब सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें जो सबसे अहम, जो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू कर रहे थे कि और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन इट्स चीफ जस्टिस साहब ने भी उसका जिक्र किया, उसका उन्होंने भी हवाला दिया। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर चुकी थी और अब जो हमें जो नजर आ रहा है, हमें जो महसूस हो रहा है कि हुकूमत के अंदर कंफ्यूजन क्यों है, हुकूमत क्यों एकदम से चाहती है कि आईनी तरमीम हो या अंडर द लॉ खत्म हो जाएगी ना। अब सेनेटर अली जफर साहब आ गए और हो सकता है लॉ मिनिस्टर भी बन जाए, हो सकता है, और मेरे ख्याल से बड़े अच्छे लॉ मिनिस्टर होंगे और बड़ी अच्छी राय देंगे। जो माजी के अंदर जो राय आती रही बहुत से मौके के ऊपर जो ठीक राय नहीं थी, हमारे ख्याल में, अपोजिशन के ख्याल में, शायद हुकूमत उन गलतियों को नहीं दोहराएगी जब अगर ये मौजूद होंगे बतौर वजीर कानून। लेकिन हुकूमत की जो इस वक्त इंटेंशन है, वो इंटेंशन 50-50 करोड़ पे आखिर खुद हर MNA को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को फंडिंग की सूरत में दे रहे हैं। अपने रैंक्स के अंदर कुछ इर्ताश है और उस इर्ताश की बुनियादी वजह यह है कि आप देखें कि जो इलेक्शंस हुए, अभी बाई इलेक्शंस पंजाब के अंदर होने बाकी हैं, फ्राइडे को है गालिबन, लेकिन जो सिंध में हुए वहां पे एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया PTI के वोट में। जितना वोट उन्होंने पिछले इलेक्शन में हासिल किया था उसका 1/4 वोट उन्होंने हासिल किया। ये आर्गुमेंट अपनी जगह पे बाहर तौर होता है कि जो भी हुकूमत है उसको एक एज हासिल होती है और हम ये जुमले कहते रहे माजी में जब भी ज़मीनी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस वक्त अवाम के अंदर भी एक बहुत बड़ा अरताश है और उनके जो मेंबरान हैं जब वो अपनी हलकों में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, तो वहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों का एक प्रेशर है, उनके हलके के लोगों को सेटिस्फाई करने का, ना करने का प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली फिर रिफ्लेक्ट करती हैं। और हमें अभी चंद दिन पहले एक इनके अपने MPA साहब थे, नाराज हुए पब्लिकली, फिर वजीर आजम ने उनसे मुलाकात भी की। कई और इनके मेंबरान हैं जो ऑन रिकॉर्ड मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बैठकर अपनी हुकूमत के खिलाफ शेख को क्यों वोट डालें, वो तो काफी सारे सवालात उठ रहे हैं। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसकी वजह से एक पैनिक नजर आ रहा है। तो अब या तो इकोनॉमी बेहतर होती, खुशहाली होती, MNAs MPAs मुतमईन होते, उनके हलकों में तरक्याती काम हो रहे होते, रोजगार होता, तो ये सारी चीजें फिर उनके टेम्पर को डाउन रखती। अभी उनके टेम्पर्स भी ऊपर हैं, अवाम का पारा भी चढ़ा हुआ है, तो अब इसकी मैनेजमेंट पॉलिटिकल वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा तो बहुत कोशिश हो रही है। अच्छा सेनेटर अली जफर साहब, एक तो आप सेनेटर मुस्तफा खोखर साहब ने बहुत सारी चीजें की, उस पर अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, और साथ आर्टिकल 270B ये अभी भी आईने पाकिस्तान का हिस्सा है या कि नहीं? ये पुराने जो इलेक्शंस थे उनको वैलिडेट करने के लिए था, नाउ इट्स नो मोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, वो तो वैलिडेशन क्लॉज है, पुराने जो इलेक्शंस थे उनको वैलिडेट करने का तरीका था। लेकिन जिस तरह आई थिंक हम थोड़ा सा इस वक्त, चूंकि आप इलेक्शन ऑफ सेनेट की बात कर रहे हैं, तो उस पर पहले मैं तबसरा करना चाहूँगा थोड़ा सा। वो ये है कि चूंकि इलेक्शन हमने देखा, सेनेट के इलेक्शन में ये डिसाइड किए बगैर कि वाकई क्या सच्चाई है, अगर आप इतना सोच लें कि एक एलिगेशंस हैं, एक इशू बना हुआ है कि क्या इलेक्शन ये साफ शफाफ होते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, तो इस पॉइंट पे हमें इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर ले और वो फैसला ये करे कि क्या ये आईनी तरमीम की जरूरत है। अगर वो आईनी तरमीम की जरूरत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी किस्म का फैसला उस पर करे सिवाय इसके कि ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि नहीं, ये ऑर्डिनेंस के जरिए या कानून के जरिए इसमें तब्दीली आ सकती है और कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है सिस्टम में, ताकि धांधली या ये जो करप्शन है वो खत्म हो सके इलेक्शंस में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला कर देगा तो ये ऑर्डिनेंस वैलिड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्योंकि आप वकील भी हैं, आपकी जाती राय भी होगी, आपकी जाती राय क्या है इस हवाले से?
मेरी जाती राय ये है कि जहां तक अमेंडमेंट का ताल्लुक है वो आप ऑर्डिनेंस या लॉ कानून के जरिए कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कि वो सीक्रेट बैलेट के सिस्टम को खराब कर दे। इस हद तक जरूर कर सकते हैं कि आप ऐसी कार्रवाई करें, ऐसे प्रोसीजर्स बनाएं, ऐसे रूल्स बनाएं कि इस किस्म की धांधली कंट्रोल की जा सके। और यानी बार कोड जैसे अटॉर्नी जनरल ने कहा और दीगर जो प्रपोजल सामने आए हैं उस तरह से चीजें चले। मैं एक वक्फा लेता हूं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरा अपोजिशन ने एक तारीख भी दी हुई है 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने आज फिर कहा कि मार्च में मार्च होगा। क्या कहा, आइए देखते हैं। आप अपना तैयारी पकड़ो, इसलिए मार्च में मार्च होगा। आप अपना तैयारी करो, हम आपके वो आपका हक इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद से छीनेंगे। आपसे वादा किया गया था 1 करोड़ नौकरियों का, एक नौकरी नहीं दी गई। हम इस्लामाबाद पहुंचकर आपका रोजगार का हक इनसे छीन के रहेंगे। जी सेनेटर अली जफर साहब, आप ही से पूछ लेता हूं कि इतनी तारीख पे तारीख पीडीएम देती जा रही है। अब मार्च में आप लोगों ने ओथ भी लेना है सेनेट का, तो मार्च में वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत का मार्च हो जाएगा, तो फिर आप लॉ मिनिस्टर कैसे बनेंगे? नहीं, लॉ मिनिस्टर तो खैर मैं नहीं बनूंगा जी, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आपने कैसे कह दिया कि आप नहीं बनेंगे? साजिश ना करें अली जफर साहब के खिलाफ, फौरन मेहरबानी करें। देखिए, एक तो बड़ा क्लियर है कि मेरे लिहाज से एक ओपन बैलेट होना चाहिए था, वो मैं जरा क्लियर कर दूं। ओपन बैलेट होना चाहिए क्योंकि हमारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं बदकिस्मती से जो सामने आ रहे हैं, जिसको हमने सॉल्व करना है, और एक तरीकेकार हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसके तहत हम ये डिसाइड कर लें कि हमने किस तरह का प्रोसीजर बनाना है। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल थोड़ा आगे चला गया है सेनेटर अली जफर साहब, क्योंकि वो पिछले सेगमेंट में था और आपका जवाब हमें वो समझ आ गया। ब्रेक में ऑब्वियसली काफी चीजें हो जाती हैं, ये भी आपकी राय बिल्कुल मोहतरम है। मेरा सवाल दूसरा है कि मार्च में अब जो डेडलाइन आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, कितना सीरियस आप अपोजिशन की इन डेडलाइंस को ले रहे हैं, या कि माजी की तरह ये भी पूरी नहीं होगी? जी, मैं पर्सनली इसको कोई सीरियस नहीं समझता। ये बहुत सारी मेरा ख्याल है एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती रही हैं, एग्रेसिव किस्म के पॉलिटिकल स्टांसेस लेते रहे हैं ऑपोजिशन वाले, और वो हमने देखा है कि हर बार वो फेल होते रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ऑपोजिशन में इमेच्योरिटी है। बिल्कुल ठीक है। इतनी वो एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं, सोच समझ के नहीं देखे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये क्या किया तूने के एतबार ही खो दिया, तारीख पे तारीख। अब जब तारीख आती है तो फिर जैसे आपने सुना बैरिस्टर अली जफर साहब, उसको सीरियसली कोई नहीं लेता। मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले सिर्फ कह दूं कि आप शुरू में आपने आज जिक्र किया था कि हमारे 31 अजीज साथी बड़ी जानदार आवाज थी पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के लिए बड़ी आवाज थी, और उनको उन तमाम जितने भी ट्रेड यूनियंस हों, ताजिर तंजीमें हों, पाकिस्तान के पिछड़े हुए लोगों की, उनकी हमेशा आवाज मशाहिदुल्लाह खान साहब हाउस में भी उठाते थे। अपनी जमात के साथ बड़ी उनकी कमिटमेंट रही है, बड़े उन्होंने आइन और जमहूरियत के लिए बड़ी जदोजहद की है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए आज आपने बड़ा अच्छा किया कि उनका आज आपने बड़ा अच्छा उनकी शेर व शायरी भी और बाकी चीज़ें भी आपने बताई है, एक बड़े लिटरेचर से भी जिनका तल्लक है। आज दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को जो है वो सब्र जो है उसे नसीब करे। अली जफर साहब और उनकी हुकूमत बेशक सीरियस ना लें, ज़ाहिर है अगर सीरियस लेते तो आज पाकिस्तान का ये हाल होता है जहाँ लाकर इन्होंने पाकिस्तान खड़ा कर लिया है। आज महंगाई की हालत देख लें, आज बेरोजगारी की हालत देख लें, आज तमाम जितने भी कभी टीचर्स सड़कों पर होते हैं, कभी सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर होते हैं, कभी नर्सिंग स्टाफ सड़कों पर होता है, कभी स्टूडेंट सड़कों पर होते हैं। तो जो आज पाकिस्तान की इकानमी का हाल है, तो इसलिए अब ऑपोजिशन भी सड़कों पे आएगी। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास टाइम कम है, मैं सेनेटर मुस्तफा खोखर साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। हुकूमत सीरियसली नहीं ले रही, इतनी डेडलाइन फिर आप लोग चेंज करते हैं। वो दिसंबर से कहानी शुरू हुई, अब मार्च तक चलेगी, मार्च में मार्च होगा। तो व्हाई शुड द गवर्नमेंट टेक इट सीरियसली? गवर्नमेंट्स तो कभी भी सीरियसली इस तरह की चीज़ें नहीं लेती, और फिर लेकिन अलार्मिंग सूरत हाल इसलिए कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो ठीक नहीं है।
और पॉलिटिकल क्राइसिस हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये एक आम आदमी भी इसके ऊपर अपनी राय दे सकता है। तो मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, जो क्राइसिस का हमें सामना है, हमने देखा है कि पिछले 2.5 सालों में ऑपोजिशन के साथ बैठकर किसी भी इशू के ऊपर कोई हल निकालने के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 2.5-3 सालों से जो गुफ्तगू रही है, वो गुफ्तगू का बयानिया आपस की लड़ाई रही है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की रही है। अवाम के इशू से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर गुफ्तगू बहुत कम होती रही है। पॉलिटिकल पार्टीज का प्राइमरीली रोल ये है कि सियासत का जो महवर है वो एक आम आदमी है, और अगर तो इस वक्त आम फर्द पाकिस्तान के अंदर खुशहाल है, अगर हुकूमत समझती है कि वो खुशहाल है, तो फिर तो हुकूमत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इस वक्त एक फ़र्द खुशहाल नहीं है, बेरोज़गार है, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात में इजाफा हुआ है, अगर सफ़ेद पोश तबका जो कि हमारे यहाँ श्रिंक की है, और 10% कहते हैं 10% के मिडिल क्लास हमारी श्रिंक हुई है, 2 करोड़ आदमी बनता है अगर आप 22 करोड़ की पॉपुलेशन को सामने रखें, तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है। तो अगर 2 करोड़ आदमी मिडिल क्लास से निकल के सतह गुर्बत में से नीचे आ गया है, तो फिर हुकूमत को परेशान हो जाए। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जावेद अब्बासी साहब और सेनेटर इलेक्ट बैरिस्टर अली जफर साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.